हेलो डियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो सिमिलरिटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर। आपको भी ये लग रहा होगा कि कितना लंबा चलेगा ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट। ये आखिरी कंसेप्ट है सिमिलरिटी के अंदर, उसके बाद सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएगा और हम ट्रायंगल के ही अंदर ट्रायंगल के सेंटर्स उस वाले कंसेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल अगर मैं कंसेप्ट बोलूँ तो पूरे मैथ्स में सबसे बड़ा कंसेप्ट है? तो ये लेगा टाइम अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अगला कंसेप्ट है सिमिलरिटी का आखिरी कंसेप्ट, स्क्वायर इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, कोई भी ट्रायंगल हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी हो सकता है आपको दिख रही हो, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बड़े से बड़ा स्क्वायर बना दें, अदरवाइज तो आप ट्रायंगल के अंदर ऐसे भी स्क्वायर बना सकते हो, ये बना दिया ये लो, या फिर ये बना दिया ये लो। लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर अगर हम बड़े से बड़ा स्क्वायर जो पॉसिबल है अगर वो बना दें, उसका और ट्रायंगल का जो रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर बना दोगे और वो स्क्वायर जो है एक साइड के ऊपर लाई कर रहा होगा, एक साइड के ऊपर वो बैठा है, और उस स्क्वायर के, क्योंकि बड़े से बड़ा स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, और उस स्क्वायर के जो दो ये हैं, ये वाले वर्टेक्स, ये बाकी की दो साइडों को टच कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उस स्क्वायर की साइड होएगी, ये रिलेशन है, साइड विल बी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। क्लियर है? ये रिलेशन है भाई। इसको हम प्रूव कर सकते हैं और मैं प्रूव करूंगा भी, बिकॉज रिलेवेंट रहेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बट ये आपको रट के रखना है, ये आपको याद रखना है, याद होना चाहिए ये। ठीक है? अब ये बेस क्या है, हाइट क्या है? ये स्क्वायर जो है ट्रायंगल के जिस भी साइड के ऊपर लेटा है, कौन सी साइड के ऊपर लेटा है? इसके ऊपर, तो ये है बेस, और इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो है हाइट। ठीक है? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई अपने पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो बेस है वो सपोज कुछ भी मान लो 12 है, और उस ट्रायंगल की जो हाइट है वो सपोज 10 है, तो अगर इसके अंदर हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर की साइड क्या होएगी? तो स्क्वायर की साइड होएगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये स्क्वायर की साइड होएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस साइड के ऊपर स्क्वायर बैठा है उसको मैं बेस लूंगा, ठीक है, और उसी बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे, उसी आधार के ऊपर जो लंब है, जो ऊंचाई बन रही है ट्रायंगल की, त्रिकोण की, वो लेंगे, त्रिभुज की। ठीक है? क्लियर है? फॉर्मूला लगाना आ गया। अब इसको प्रूव करें, प्रूव करना भी रिलेवेंट रहेगा अपने लिए, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप भी प्रूव कर पाओ। यहाँ पर भाई बिकॉज ये एक स्क्वायर है, आप बोलोगे जी हाँ ये एक स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये पैरेलल है। हाँ जी ये पैरेलल है, यानी कि इस ट्रायंगल ABC के अंदर बेस के पैरेलल हमने लाइन खींच दी, लाइन DE। भैया लाइन DE बेस के पैरेलल है? जी हाँ सर बेस के पैरेलल है। तो अगर बेस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? जी हाँ सर सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको सिंपली ये करना है, ये जो दो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर बनी है, तो इनकी सारी कोरस्पॉन्डिंग लंबाइयों के रेशियो सेम रहेंगे। छोटी वाली ट्रायंगल की साइड और बड़ी वाली ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो जो भी होगा, यानी कि AD बटे में AB इज इक्वल टू DE बटे में BC इज इक्वल टू AE बटे में AC, और यही रेशियो रहेगा छोटी वाली ट्रायंगल की हाइट और बड़ी वाली ट्रायंगल की हाइट, छोटी वाली ट्रायंगल की मीडियन और बड़ी वाली ट्रायंगल की मीडियन, छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर सर्कल डाल दूं तो उसका रेडियस, और बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर सर्कल डाल दूं तो उसका रेडियस। ये हम कर चुके हैं कि जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग लंबाई है उनका वही रेशियो होएगा जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ठीक है? तो आपको सिर्फ इसके अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि आप प्रूव करें, मैं प्रूव करके ना दिखाऊं, हालांकि मैं दिखाऊंगा, पहले आप कर लें। तो आपने करना क्या है, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल में एक ट्रायंगल की एक साइड लेनी है, साइड ऑफ छोटी ट्रायंगल, फिर दूसरी वाली बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ छोटी ट्रायंगल बटे में हाइट ऑफ बड़ी वाली ट्रायंगल। ये कंपेयर करना है, बस खत्म बात, बन जाएगी बात, द बात विल बिकम
लेकिन ये काम इस तरीके से करना है कि स्क्वायर की साइड निकालनी है ना हमने, तो स्क्वायर की साइड भी इन्वॉल्व हो उसके अंदर। देखो कैसे करेंगे। तो भाई स्क्वायर की साइड मैंने मान ली x और मुझे x निकालना है, ठीक। तो स्क्वायर की साइड है ये DE, DE की लंबाई क्या है, x है ये, ठीक है। और ये हाइट हो गई बड़ी वाली ट्रायंगल की। तो छोटे वाली ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये पूरा है h, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड यानी कि x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि b, यानी कि x बटे b इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट यानी कि h माइनस एक्स और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट यानी कि h। इट इम्प्लाइज दैट hx इज इक्वल टू bh माइनस bx। x निकालना है तो h वालों को एक तरफ ले आते हैं, x वाले को मैं इधर ले आया। इधर लाकर अगर मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा b प्लस एच, तो ये हो जाएगा bh अपॉन b प्लस एच, उधर भेज दूंगा मैं। तो स्क्वायर की साइड आ गई बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। तो क्या सर हमें इसका प्रूफ याद करके रखना, आपको प्रूफ याद नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा था, क्योंकि सेम सिचुएशन कहीं और भी हो सकती है। तो जो भी प्रूफ ऐसा होगा कि यार उसको प्रूव करने से हमें कोई फ़ायदा होएगा, चाहे कोई भी फ़ायदा होता हो, किसी भी वे में याद रखने में फ़ायदा होता हो, सिमिलर सिचुएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हों, तो उससे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो वो मैं करवाऊंगा। जिससे फ़ायदा नहीं होगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। तो समझ में आ गए। बाकी हमें डायरेक्टली ये याद रखना है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो मैंने क्या किया कि ये एक ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल का जितना बेस है उतना ही इस ट्रायंगल का बेस लिया। आपको दिख रहा होगा मैंने कंप्यूटर से बराबर लिया है, तो बराबर ही है। और इस ट्रायंगल की जितनी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट ली, बस इसकी चोटी को पकड़ के इधर कर दिया मैंने ऐसे, और इसकी चोटी को पकड़ के बिल्कुल इधर कर दिया। तो कुल मिलाकर मैंने इन तीनों के अंदर बेस और हाइट सेम रखा, इन तीनों के अंदर मैंने बेस और हाइट सेम रखा, सेम बेस एंड हाइट। तो जो स्क्वायर की साइड है वो बेस और हाइट पर ही डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से स्क्वायर की साइड बराबर होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर सेम होने चाहिए। और अगर बेस और हाइट सेम है तो क्या आप देखना चाहोगे सेम है कि नहीं, ठीक है। देखो बेस और हाइट सेम है तो यहाँ पर स्क्वायर का जो साइज है, ट्रायंगल कैसी भी हो जाए, चाहे राइट एंगल बन जाए, ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए, जब तक ऐसा होगा स्क्वायर एक साइड पर लाई कर रहा है और यहाँ पर दो वर्टेक्स हैं, तब तक स्क्वायर की साइड इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये देखो स्क्वायर को मैं उधर ले गया, डिट्टो सेम स्क्वायर है। हालांकि ट्रायंगल में चेंज कर चुका हूँ, इसको वहां ले जाऊंगा, आप देखना डिट्टो सेम स्क्वायर है। तो ट्रायंगल कैसी है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। एक बार फिर से देखना चाहोगे, एक बार फिर से देख लो, चलो चलो अच्छा लग रहा है, देख लो कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल सेम, ठीक है भाई समझ में आ गई बात। हाँ लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दोगे स्क्वायर को, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है सर, फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होएगी तो स्क्वायर कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को ऐसे रख लेंगे भैया। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर लार्जेस्ट स्क्वायर बनाना है तो ऐसे बनाओगे, फिर से सेम फॉर्मूला लग जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इस तरीके के ऊपर ये लागू होता है, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये है हमारे सिलेबस के, ठीक है भाई क्लियर है, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो तरीके से स्क्वायर आ सकता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसे तो मैं ले आया हूं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो तरीके से ये स्क्वायर आ सकता है, एक तो ऐसे अपने क्वेश्चंस के अंदर, और दूसरा क्या है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल है ये ऐसे आ सकता है। ये दो चीजें हैं जिस तरीके से वो बार बार आता है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ऐसे आएगा, आपको लगेगा कि सर अगर ऐसे आएगा तो फिर हम कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे,
आप इसको बेस मान लो, हालांकि आप एग्जाम में इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको बेस मान लो और इसके अकॉर्डिंग कर दो क्वेश्चन को सोल्व। मान लो यहां पर क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने बोला ये 6 है और ये 8 है, ये, और बताओ जी स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर की साइड होगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये हो जाएगी। ऐसे ही मान लो सेम ट्रायंगल हो गई, ये 6 है ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो सर अब कैसे बताएंगे, अगर स्क्वायर को ऐसे फंसा दिया तो इस स्क्वायर के लिए बेस क्या है, 10 है, तो मैं 10 को बेस ले लूँगा, बेस ये है ना 10, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये 6 है ये 8 है। अब की बार साइड हो जाएगी बेस इंटू हाइट, बेस 10 है, तो सर ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये आप बताओगे मुझे, ये हाइट कैसे निकालेंगे, बता चुका हूं मैं पहले। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर यहां पर राइट एंगल है, यहां पर राइट एंगल है, ध्यान करो, याद आ जाना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं एल्टीट्यूड खींच दूं तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर ये h है तो 10 इंटू एच इज इक्वल टू 6 इंटू 8, यानी कि h इज इक्वल टू 4.8। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी, जब राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचे तो 3 ट्रायंगल सिमिलर होती थी, सबसे बड़ी वाली, ये छोटे वाली और ये वाली होती थी, क्या होती है आज भी, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। क्या इसके लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत है कि अगर स्क्वायर को ऐसा कर दिया तो मैं फिर बता नहीं क्या जरूरत है यार, वही बेस इंटू हाइट चलेगा हमेशा, है हमेशा ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर को हमेशा ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे नहीं बनाता वो, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब याद रखोगे इस फॉर्मूला को, इसके अलावा अगर और कुछ याद करने लायक चीज़ें हैं तो मैं आपको बता दूंगा आगे। ये तो नहीं सोच रहे हो कि अरे सफ़ेद ही रखो सर, रंगीन लग रहा है, आंखें ख़राब हो जाएंगी भाई, इतने घंटे का कोर्स करोगे, रख तो लूँ मैं सफ़ेद, मेरी भी आंखें ख़राब हो जाएंगी और तुम्हारी भी, फिर कभी मुझसे मिलोगे ऐसे, अरे सर क्या हाल है, सिलेक्शन तो हो गया, बट कभी मिलोगे तो ऐसे, और सर बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, तो मैं ऐसे नहीं मिलना चाह रहा। बताओ, इन द गिवन फिगर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज 12, तो ए बी जो है ये 12 है भाई, ए सी इज इक्वल टू 15, ये 15 है, तो ये दिख रहा है आपको 5 का 3 गुना, ये 4 का 3 गुना, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये 3 का 3 गुना होएगा, तो 9 12 15, बार बार यूज होएगा 9 12 15, आपको याद हो जाएगा जब तक कोर्स खत्म होएगा। ए सी इज 15, ठीक है भाई। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया है इन लोगों ने। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, स्क्वायर का एक वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष से मिल रहा है, तो ऐसे तो ये हो नहीं सकता। अगर आप ऐसे डालोगे तो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस ये हैं और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ये हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं डाला है। अगर स्क्वायर का एक वर्टिसेस यहाँ पर ट्रायंगल के साथ मिल रहा है तो ऐसे ही डाला है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या है स्क्वायर का, है सर मैक्सिमम पॉसिबल का क्या मतलब है, इसका तो एक ही एरिया होगा। अरे भाई अगर आप स्क्वायर डालोगे ट्रायंगल के अंदर, और मैंने एक ही कंडीशन बताई, स्क्वायर का एक वर्टेक्स जो है ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोइंसाइड कर रहा है, तो आप इतना छोटा भी बना सकते हो, कोई बंदा ऐसे बना सकता है। तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पूछा, मैंने क्या एग्जामिनर ने, इसीलिए कि बड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वही हमने किया है। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, बेस इंटू हाइट, ये बेस है तो ये हाइट है, बेस क्या होगा जिसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लेटा हुआ है, फिर ये यहाँ पर भी लेटा हुआ, तो इसको मान लो बेस, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी, ठीक, कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, 3 7 21, 3 चौके 12, 9 चौके 36/7, एरिया हो जाएगा भाई साइड का स्क्वायर 1296/49।
ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं तो मैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90। ठीक है भाई, ए बी इज इक्वल टू 6, ए सी इज इक्वल टू 8, 3 का डबल 4 का डबल तो 5 का डबल 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ए स्क्वायर डी ई एफ जी इज ड्रॉन इन साइड द ट्रायंगल विद एफ जी अलॉन्ग बी सी। एफ जी जो साइड है वो बी सी के अलॉन्ग है, एफ जी साइड जो है वो बी सी के ऊपर है। इसी तरीके से स्क्वायर बन सकता है। अब एफ जी ऐसे होगा या एफ जी अलॉन्ग बी सी ऐसे बोल रहा है। बी सी पहले बी को बोला फिर सी को, पहले एफ को बोला फिर जी को, तो यहाँ एफ होगा यहाँ जी होगा। एफ जी अलॉन्ग बी सी तो स्क्वायर क्या था डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी ऐसे होगा, ये डी है। ठीक है भाई, ई एंड डी ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ई एंड डी ऑन साइड ए बी एंड ए सी उसने बता ही दिया, नहीं बताता तो भी हमने बना लिया था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड की लंबाई क्या होगी भाई। अब की बार स्क्वायर जो वो कौन सी साइड के ऊपर है, ये तो इसको बेस मान लेंगे, तो इसके ऊपर की हाइट क्या होगी निकाल लेंगे। सपोज ये इसकी वैल्यू है h, आपको पता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू एच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी भाई बेस 10 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 4.8, तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। चार से कटेगा, 4 3 12, 2 4 7 28, 4 से चला जाएगा 12 पर, 120/37, दैट इज ऑप्शन डी। इसके ऊपर यार डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना बस जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर इस कंसेप्ट में इतना खास कुछ है नहीं। ये नहीं है कि इसके अंदर मैथमेटिकली कुछ नहीं किया जा सकता, अपने एग्जाम के हिसाब से कुछ है नहीं इसमें। जो रिलेवेंट है वो मैं आप मतलब जो एक्स्ट्रा है और रिलेवेंट है वो मैं आपको आगे कराऊंगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, आप कर सकते हो इतना मुझे पता है। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि इस तरीके से पैक है, मैक्सिमम बड़ा है। One of the side of the square lies on the side of the equilateral triangle. What is the ratio of area of square to that of the equilateral triangle? अगर आपने ट्राई कर लिया है ना तो एक बार हिंट दे देता हूं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट होती है √3/2 इंटू ए, यानी कि √3/2 इंटू साइड। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अगर इसके बाद भी आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ए को नीचे ले आऊं तो h/a, देखो ये चीज़ आपको याद रहेगी, तो ये लिख कर आप यहाँ तक आ सकते हो। ये कब काम आएगी, ये काम आएगी मान लो कभी आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसके बेस को यहाँ पर आप मानोगे BC, तो BC तो यार वेरिएबल है ना, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ रेशियो निकालना है ना, रियल वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। तो मैं इसका क्या बेस होगा क्या हाइट होगी सिर्फ उसका रेशियो देख रहा हूँ। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, तो हाइट और साइड का रेशियो होता है √3:2। तो साइड को 2 मान लो, हाइट को √3 मान लो। हमें तो वैसे भी साइड यानी कि ये बेस, तीनों साइड बराबर है, हमें तो वैसे भी बेस और हाइट से लेना देना है, खत्म। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये मैंने हिंट दे दिया, इसके बाद आप करने के लायक होने चाहिए। अब आप कर सकते हो, करें फिर। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस मैंने मान लिया भाई 2, यानी कि साइड मैंने मान ली है 2,
तो हाइट इसकी हो जाएगी भाई साहब √3 इसके अकॉर्डिंग। ठीक, करते हैं। तो उस हिसाब से अपने स्क्वायर की साइड क्या आनी थी, स्क्वायर की साइड मैंने मान ली है जी x सपोज। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने स्क्वायर की साइड आनी थी बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट यानी कि 2√3 अपॉन बेस प्लस हाइट यानी कि 2 + √3। ठीक है सर, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्क्वायर की साइड आ गई, हाँ जी सर आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, हाँ जी सर आ गई। तो निकाल दो ना फिर एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो स्क्वायर का एरिया होएगा जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर करना, तो कर देता हूं। इसका स्क्वायर होएगा 2 दूनी 4 3 12, इसका स्क्वायर होएगा a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 4 + 3 7 + 4 √3 बटे में करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो कि होता है √3/4a²। तो बटे में करेंगे √3/4 ऊपर चला जाएगा, यहीं पर a² करना था, a की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा, या फिर ताकि आपको समझ में आ जाए नीचे लिख दिया मैंने 4, ये लो कोई कंफ्यूज भी ना हो क्योंकि ये कटना तो है ही। ठीक है, क्लियर है। अब 12 रेशो इस √3 को शायद अंदर भेज रखा है, √3 यहाँ जाएगा तो √3 × √3 3 4 3 12 + 7 √3। कई बार वो क्या करेगा मैं बताऊं आपको, डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा हमेशा, हो सकता है 7 + √3 को ऊपर भेज दे। 7 + √3 को ऊपर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 7 - 4 √3 बन जाएगा, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा। इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, तो 1 ही छोड़ के जाएगा। तो ये ऐसे भी हो सकता था कि 12 × 7 - 4 √3 बटे में √3, ये भी रेशो दे सकता है, या फिर ये भी रेशो दे सकता है, इससे इसको काट दे 4 √3 रेशो 1, या फिर ऐसे भी दे सकता है √3 को अंदर कर दे 4 × दिस रेशो 1। तो सर आप तो डरा रहे हो, डरा क्या रहा हूं, ये सबके लिए ही होएगा, फिर बंदे को ऑप्शन पर नजर मारनी पड़ेगी। डरना क्या है, सबको मारनी पड़ेगी, डरा मत करो। कोई भी चीज अगर काम को आसान कर सकती है, छोटा कर सकती है, वो मैं करवाऊंगा, अगर पॉसिबल है वो मैं करवाऊंगा। अब आप तो ऐसे बोल दोगे सर मेरे साथ चल पड़ो एग्जाम में, वो पॉसिबल नहीं है। बताओ, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर को इस तरीके से फंसाया हो और ये वाली साइड और ये वाली साइड दी हो, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर स्क्वायर की साइड है x, तो मैं बोल सकता हूं कि x² = 11 × 13 यानी कि 143। यहां पर एग्जामिनर ने हमसे पूछा है इस स्क्वायर का DEFG का एरिया जो कि होता है साइड स्क्वायर जो कि है 143। मैं क्या बोल रहा था कि मैं एक्स्ट्रा रिजल्ट भी याद करवाऊंगा, अगर एक आधा इसके अंदर है तो ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट है और एक और करवाऊंगा। अब तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, वही सिमिलरिटी यूज करेंगे। देखो करते हैं भाई, तो ये वाला एंगल, ये तीनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। अगर आपने ऐसे स्क्वायर फंसा दिया ना, तो ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, बड़े वाली ट्रायंगल, ये सारी सिमिलर होंगी। ठीक, क्लियर है। तो देखते हैं भाई, इनके एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं, हाँ जी। तो स्क्वायर की साइड को मैं x मान लूँ, x मान लिया, तो किसी भी एक एंगल को मान लो, सपोज मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये थीटा डैश हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, AGF में। ये 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, ये थीटा तो ये 90 - थीटा, जी हाँ। तो अब इस ट्रायंगल में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो ये 90 होगा। बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, बड़ी में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये थीटा डैश हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो फिर ये थीटा हो जाएगा, जी हाँ सर। और ये क्या है, ये लंबाई है x, ये वाली लंबाई स्क्वायर की साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर की साइड क्या है x। तो देखते हैं, तो ये वाली ट्रायंगल थीटा थीटा डैश 90, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, हाँ जी सर।
तो देखो यहां पर थीटा के सामने वाला एक्स है, जो कि हमें पता है, जो कि हमें निकालना है, हम ये बोल सकते हैं, जिसके जो कि हमें चाहिए रिलेशन के अंदर, और थीटा डैश के सामने वाला गिवन है। यहां पर भी थीटा डैश के सामने वाला हमें चाहिए, खैर, और थीटा के सामने वाला गिवन है। मैं क्या करूंगा, दोनों ट्रायंगल जो कि सिमिलर हैं, थीटा के सामने जो साइड है और थीटा डैश के सामने जो साइड है, उनका रेशियो ले लेता हूं। फिर ऊपर थीटा का ही क्यों लेना है, थीटा डैश का ले लो, फर्क नहीं पड़ता। थीटा के सामने है जी एक्स, इस ट्रायंगल में थीटा डैश के सामने है 11, बिकॉज ये सिमिलर है, तो वहां पर भी थीटा के सामने है 13, इनका रेशियो सेम रहेगा, थीटा के सामने है जी एक्स। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 13। चाहो तो इसको याद कर लो, अगर याद कर पा रहे हो तो। हालांकि इसके ऊपर आज तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, एक भी। ऐसे कर सकते हो, ठीक। हाँ, रिलेवेंट बोला जा सकता है अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी नेचर को देखते हुए, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाओ। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहां तक है, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, दैट्स इट। आगे बढ़ रहा हूं भाई, ये देखो, तो इसमें भी एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। जो ए बी और बी सी का जो रेशियो होता है, ए बी और बी सी का वही रेशियो है जो ए ई और ई सी का रेशियो है। अगर मैं आपको बता दूं ए ई की वैल्यू 30 है और ई सी की वैल्यू 40 है, ये 30 है, ये 40 है, तो इनका रेशियो क्या है, 3:4। तो ये ऊपर वाला 30 है तो इसको 30 दे दो, नीचे वाला 40 है तो नीचे वाले को 4 दे दो। ये 30 और 40 नहीं है, इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है। ये प्रूव किया जा सकता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ये बात बता रहा हूं। तो ये भी नोट्स में लिख लो कि ए ई और ई सी का जो रेशियो है, तो सर उससे फायदा क्या होगा। देखो ये 3 है तो ये 4 है, ट्रायंगल की 2 साइड मिलते ही तीसरी साइड मिल जाएगी, भले ही ट्रिपलेट ना हो। यहां पर तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, भले ही ट्रिपलेट ना हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, हाँ जी सर लगा लेंगे, है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आ ही जाएगा वैल्यू। उस चीज की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, सब कुछ आ गया। स्क्वायर के बारे में कुछ भी पूछ ले वही बता देंगे, ठीक। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अब करने की कोशिश करो, फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले अब आप उस तरीके से करने की कोशिश करो, अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, फिर इसको दोबारा रिवाइज करेंगे कैसे। देखो अब फिर सिमिलरिटी ही लगाएंगे और क्या ही करेंगे। तो एफ ई की लंबाई है भैया एक्स, ई डी की लंबाई है भैया एक्स, ये है मेरे भाई थीटा, ये है 90, ये है थीटा डैश। बड़ी ट्रायंगल में देखो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये 90 है, ये तो 90 है तो ये थीटा डैश हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये 90 है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हो गई। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसने बताया है ए ई की लंबाई 15 है, तो ई सी की लंबाई बी, पूरे ए सी की लंबाई 35 है, तो ई सी की लंबाई 20 है, ये 15 है तो ये 20 है, 35 माइनस 15 20। अब ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर हैं। देखो थीटा थीटा डैश 90, थीटा थीटा डैश 90, हाँ जी सर। तो ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, हाँ जी सर। और मैं एक और बात बोल सकता हूँ कि देखो 5 तिये 15, 5 चौके 20, अगर इस ट्रायंगल की कोई साइड 3 है तो इस ट्रायंगल की वही साइड 4 होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड, हाँ जी सर। अगर मैं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3a कर दूं तो इसकी ये वाली साइड x को हटा देते हैं 4a होएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर मैं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3b कर दूं तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 4b होएगी। आप बोल सकते हो जी हाँ सर। अब 3b और 4a स्क्वायर की ही साइड हैं, तो इन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, तो b अपॉन a इज इक्वल टू 4/3। तो b और a का रेशियो भैया 4 और 3। आगे क्या कर सकता हूं बताओ। तो मैं b की जगह 4 पुट कर दूं, a की जगह 3 पुट कर दूं, करूं। तो b की जगह अगर मैं 4 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिये 12, ये हो जाएगा 16।
अगर मैं a की जगह 3 पुट करूंगा तो 4 3 12, देखो ये सेम आ गया, हमने सेम पुट किया था ना ताकि ये सेम आ जाए, स्क्वायर की साइड तो सेम करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू 3 पुट करी 9, देखो 9 12 15 का ट्रिपलेट हो गया, 12 16 20 का ट्रिपलेट हो गया। हाँ जी सर, फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर की साइड मिल तो गई, और क्या फ़ायदा होगा, और क्या फ़ायदा चाहिए। इसने क्या पूछा है, स्क्वायर का एरिया बताओ 144, ये स्क्वायर की साइड मिल गई 12। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या क्या किया है बताऊं। मुझे दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। जी हाँ सर, तो मैंने अच्छा कि 3:5 रेशियो, 3:4 रेशियो है, तो इसकी ये साइड 3a है तो ये 4a है, ये 3b है तो ये 4b है, ये 3 है तो ये 4 है, मुझे इतना पता था, ये 3 है तो ये 4 है। मल्टीपल सेम होना जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 30 और 40 हो, ये 300 और 400 हो, इसलिए मैंने a और a, b और b लिया। फिर मुझे एक और चीज़ पता थी क्या, कि भैया ये स्क्वायर की साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली इक्वल हैं, मैंने इनको इक्वल पुट किया, ए और बी की जो भी वैल्यू आई मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, सेटिस्फाई कर गई सारी चीज़ें। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर ट्रायंगल के अंदर ऐसे स्क्वायर फंसा हुआ है, एग्जामिनर ने बता दिया कि ये 15 है और ये 20 है, तो मुझे पता है कि 3:4 रेशियो है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 3 4 5, तो ये पूरा 5 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 5 का कितने गुना है ये सारा, 20 और 15 35, 5 का 7 गुना है, तो फिर 3 का 7 गुना कितना हो जाएगा 21, ये दिख रहा है। 4 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 4 7 28, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो मुझे बेस मिल गया 28, मुझे हाइट मिल गई 21, तो स्क्वायर की साइड बता दूंगा, बेस यानी कि 28 इंटू हाइट यानी कि 21 अपॉन बेस प्लस हाइट यानी कि 21 प्लस 28 49। 49 के अंदर 2 7 होते हैं, एक 7 से मैंने काट दिया 4 पर, एक 7 से मैंने काट दिया 3 पर, तो साइड हो गई जी 12, एरिया क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन चाहिए, लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर, फिर अगले कंसेप्ट में चले जाएंगे। बताओ, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्स इज ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब तक उसने ये नहीं बताया कि एंगल 90 डिग्री वाला कौन सा है, कहीं बना लो। एक्स वाई एंड एक्स जेड आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एक्स ऑन साइड पी क्यू एंड क्यू आर सच दैट एक्स वाई इज एक्स जेड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो सर यहाँ पर तो उसने कुछ बताया नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या है, अच्छा बता दिया, एक्स इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। तो देखो जरा ध्यान से, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता नहीं पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, बट ये हाइपोटेन्यूज है इतना तो पता है, जी हाँ सर। इसके ऊपर एक पॉइंट है एक्स, ओके। अब ये बोल रहा है एक्स वाई एंड एक्स जेड आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एक्स ऑन साइड पी क्यू, एक्स से पी क्यू पर, अच्छा एक्स से पी क्यू पर एक्स वाई और क्यू आर पर एक्स जेड, तो पता लग गया, एक्स से पी क्यू पर तो ये पी क्यू हो गई, और एक्स से क्यू आर पर तो ये क्यू आर के ऊपर जेड हो गया, तो अब पता चल गया कि भैया क्या है, हाइपोटेन्यूज पी आर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, इससे क्या पता लगता है हमें, देखो यहां से परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री का है, यहां से परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री का है, अब बोलोगे जी हाँ, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का है, तो फिर चौथा भी 90 डिग्री का हो जाएगा, भाई चारों एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गई, ऊपर से उसने बता दिया कि ये वाला और ये वाला बराबर है, भैया यहाँ पर तो चारों बराबर होंगे, क्यों सर, क्योंकि इसके सामने वाला आमने सामने वाले बराबर होते हैं और ये आमने सामने वाले ही बराबर हैं, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बन गया। तो देखो ये चीज़ बताने के लिए उसने लैंग्वेज का यूज़ किया, डायरेक्टली नहीं बताई, कई बार ऐसे भी होता है, कई बार ऐसे भी होता है, आपको उसको बोलना पड़ेगा, अरे कहना क्या चाहते हो, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम में। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स वाई क्यू जेड इफ पी एक्स
पी एक्स इज 4√3 एंड एक्स आर इज 12। तो मैंने क्या बताया, ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का जो रेशियो है वही इनका रेशियो होता है। तो पी क्यू इज टू क्यू आर क्या होगा, अगर आप काटोगे तो जाएगा 1:√3 पर। तो ये है 1 और ये है √3। तो ये आपने कहां पर देखा है 1:√3? 90 डिग्री वाले में कहां पर देखा है? 1 होता है 30 डिग्री के सामने वाला और √3 होता है 60 डिग्री के सामने वाला, और 90 के सामने वाली साइड की लंबाई हो जाएगी 2। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा 2। ठीक है, तो जो रेशियो वाली वैल्यू है वो है 1√3 और 2 हरे रंग वाली, और जो रियल वैल्यूज हैं वो ये हैं। तो मुझे जो भी निकालना है ना, मैं रेशियो वाली में निकाल लेता हूँ, बाद में रियल में चेंज कर देंगे। क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड क्या होगी भाई? एक्स मान लेता हूं मैं। एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस, क्या बोल रहा हूं मैं, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ठीक, क्लियर? तो ये रेशियो में है भी, अभी मैंने रेशियो वाली वैल्यू को यूज किया है। चलिए जी करते हैं काम। तो अब देखो, अगर 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4√3 डिवाइडेड बाई 12 बटे में 2। तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुणा में इतना कर दो। तो ये है साइड स्क्वायर की। इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से 4√3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + √3। ये तो ये कट जाएगा, और ये 2 से 2 पर √3 इंटू √3 3, 3 दूनी 6, तो दिस इज इक्वल टू 6। स्क्वायर की साइड 6 है तो एरिया क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन दिए थे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दिए थे, इस तरह के क्वेश्चन में भी आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। भाई अभी हमने अगला कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया यहाँ से। अगला कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट सीवियंस। अब ये सीवियंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा था जिसका नाम था शिवा, ऐसा कुछ नाम था उसका, नाम था या सरनेम था मैटर नहीं करता, उसका नाम था। तो उसने इन लाइनों के बारे में कुछ रूल दिए थे। किन लाइनों के बारे में? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप वर्टेक्स से, शीर्ष से कोई भी लाइन खींच देते हो, कोई भी लाइन खींच देते हो, ऐसे ऐसी ऐसी जो लाइनें हैं जो हम ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के ऊपर खींचते हैं, सर उसके मिड पॉइंट पर खींचते हैं या 90 डिग्री बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कहीं पर भी कोई लाइन खींचते हो। इन लाइनों के बारे में उसने बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे। तो इसी कारण इन लाइनों को, बिकॉज शिवा ने बताए थे, इन लाइनों को सीवियंस कहने लगे। ठीक है सर, तो सर ये सीवियन क्या होती है? सीवियन होती है वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींच दो, ये सारी सीवियन है। ठीक है, तो मैंने लिख रखा इंपॉर्टेंट सीवियन। अच्छा, इंपॉर्टेंट सीवियन मतलब कि मतलब वर्टेक्स से खींची गई वो लाइनें या ट्रायंगल के अंदर वाली वो लाइनें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन कौन सी हो? ये 4 है। ठीक, क्लियर है भाई? ये सारी क्या है? ये सीवियंस है। मैं मिटा देता हूं, चलिए करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है जी मीडियन, माध्यिका। मीडियन क्या होती है? बस ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इस वर्टेक्स से एक लाइन खींच दूं ताकि वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के ऊपर जाए, ये उसको हम मीडियन यानी कि माध्यिका कहते हैं, क्योंकि वो मिड पॉइंट पर जा रही है। मीडियन, माध्यिका उसके मध्य में जा रही है। तो यहां पर मीडियन क्या है? यहां पर मीडियन है ए डी। ए डी एक मीडियन है। ठीक है भैया। एल्टीट्यूड, किसी भी ट्रायंगल के अंदर
मैं किसी भी एक उसको पकड़ लूँ वर्टेक्स को, वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो परपेंडिकुलर हो सामने वाली भुजा के, सामने वाली साइड के, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष यानी कि शीर्षाई और लंब यानी कि उसके लंबवत है, परपेंडिकुलर, खाली लंब भी बोल देते हैं। ठीक है सर। एंगल बाइसेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, कोण को आधा कर देगा, अर्धक कोण, अर्धक कोण द्विभाजक कोण को दो बराबर हिस्सों में क्या बोलते हैं, तोड़ देगा। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं जो उस वर्टेक्स के उस शीर्ष के कोण को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि यहां पर एडी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इनमें से एक ही चीज है जो सीवीएन नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीवीएन नहीं है, क्योंकि सीवीएन इस पॉइंट से निकलती है, बट वो अपने वाले सिलेबस के रिलेवेंट नहीं है ये चीज। ठीक है, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिलेवेंट है, ये सीवीएन वाला वर्ड रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक ट्रायंगल का नहीं होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है लाइन का। मान लो मेरे पास एक लाइन है ए बी, अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसको बोलेंगे कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके सर। अगर कोई लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी ऐसे, तो हम बोलेंगे लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लेकिन अगर कोई लाइन इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी और उसके परपेंडिकुलर भी होगी, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके सर। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो जैसे तीनों लाइनें यहां से निकली थी कि भैया यहां से एक ऐसी लाइन निकाल दो जो इसके मिड पॉइंट पर जाए, यहां से एक ऐसी लाइन निकाल दो जो 90 डिग्री पर जाए, यहां से एक ऐसी लाइन निकाल दो जो इस एंगल को बांटे। अब की बार वो लाइन यहां से निकलेगी नहीं निकलेगी इसका लेना देना नहीं है। लाइन ऐसी हो जो इस लाइन के, जो ये जिस भी भुजा का, जिस भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, उसके मिड पॉइंट से निकले और उसके परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल की साइड का, उसकी साइड। तो हो सकता है ये इस पॉइंट के ए के बीच में से भी निकल जाए या साइड में से भी निकल जाए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई। तो ये चार चीजें हैं जो अपने सिलेबस में हैं। अब मैं इनको पकड़ पकड़ के एक एक को डिटेल में करवाऊंगा आपको। हम स्टार्ट करेंगे मीडियन से, माध्यिका से। ठीक, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, मैं याद करवाऊंगा, मैं किस लिए हूँ, आपको डरना नहीं है। समझाने वाली चीज़ें हैं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चलिए जी, नंबर 1 एक एक करके। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि इट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, कि विपरीत भुजा या सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, दो समान भागों में बांटती है। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है। इसका मीडियन का। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम मीडियन खींचेंगे, एक वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी और सामने वाली उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी ऐसे। ठीक है सर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? मुझे एक बात बताओ, वर्टेक्स ए से भी एक मीडियन खींची जा सकती है? हाँ जी सर। तो वर्टेक्स बी से क्यों नहीं खींची जा सकती है? यहाँ से भी खींच दी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ये लो, बी ई भी एक मीडियन है जो ए सी को दो बराबर हिस्सों में बांट सकती है। और अगर अब आप तीसरी मीडियन खींचोगे, वो भी यहीं से गुजरेगी, उसको भी गुजरना पड़ेगा। क्यों सर? ये प्रूव किया जा सकता है, बट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, यूजफुल नहीं होएगा, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। अदरवाइज ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जितनी भी मैंने आपको सीवीएन बताई है, तीनों की तीनों सीवीएन, चारों की चारों, अगर आप तीनों सीवीएंस ड्रॉ कर दोगे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी सारी। ठीक, सारी का मतलब तीनों मीडियन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, तीनों एल्टीट्यूड, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे।
ठीक है, तो ये पक्का एक पॉइंट से गुजरेंगी तीनों मीडियन। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भैया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, बोले तो केंद्रक। तो अब आगे से आपको ये याद रहे इसलिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, आप कोई ट्रायंगल बना लो, मान लो, बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात ही मान लो यार, बनाने की क्या जरूरत है। आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, कितनी भी ऐसे तिरछी सी, ऐसे गंदी सी, मान लो आपने लकड़ी का गत्ता लिया और आपने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे काट के। तो अगर आप एक काम करोगे ना, इस वाली साइड का मिड पॉइंट मार्क कर लो ऐसे और एक मीडियन ड्रॉ कर दो। मान लो आपने भाई गत्ते की ट्रायंगल बना ली, ठीक, और इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया, यहाँ पर भी मीडियन ऐसे खींच दी, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया और यहाँ से मीडियन खींच दी। पक्का एक तो इस जगह से जाएंगी। अगर आपने इस जगह पर पेन रखा, इस पॉइंट, मतलब आपने उस ट्रायंगल को ऐसे रख दिया और एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश की, तो पता क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगी। थ्योरेटिकली आपने थोड़ी भी गड़बड़ करी तो वो गिर जाएगी, अगर आपने परफेक्टली कर दिया वो पक्का बैलेंस हो जाएगी, चाहे सुई की नोक पर बैलेंस करा लो। ये जो पॉइंट होता है, ये होता है भैया सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का। इन ए वे ये ट्रायंगल का केंद्र है। किस चीज का केंद्र है, मास का, उसके वेट का, इसलिए इसको सेंट्रोइड केंद्रक बोलते हैं। ठीक, आपको याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट है जी रेशियो प्रॉपर्टी। तो सेंट्रोइड की एक रेशियो प्रॉपर्टी होती है। क्या रेशियो प्रॉपर्टी होती है, देखो जी, ये जो सेंट्रोइड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी जी से, हालांकि फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से कर लो। तो ये जो सेंट्रोइड है ये इसकी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। मुझे एक बात बताओ, जी के नीचे वाला पोर्शन छोटा लग रहा है, जी के ऊपर वाला, जी के नीचे वाला छोटा लग रहा है, तो ठीक है, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। ये ऊपर वाली चोंच लंबी लग रही है, ये 2 है, ये 1 है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो सेंट्रोइड जो है वो हर एक मीडियन को 1:2 रेशियो में बांटता है, हर एक मीडियन को, सिर्फ इस एक इकलौती मीडियन को नहीं। भैया सेंट्रोइड तो तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो अगर जी डी की लंबाई x है तो ए जी की लंबाई 2x होगी। अगर जी ई की लंबाई y है तो बी जी की लंबाई 2y होगी। अगर एफ जी की लंबाई z है तो जी सी की लंबाई 2z होगी। यानी कि जो ट्रायंगल की चोंच के तरफ वाला हिस्सा है वो डबल होता है नीचे वाले हिस्से से। किसी भी मीडियन की लंबाई अगर आप देखोगे तो सेंट्रोइड ऐसे 2 हिस्सों में बांटता है। ठीक है जी, क्लियर है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ओहो मीटे गलत दिया, मैं इसको साइड में कर देता है ना, कोई नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये है भैया सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट, लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब है, पहले तो इस रेशियो प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। हर माध्यिका को बांटता है इन 2:1, डिवाइड्स लेंथ ऑफ एवरी मीडियन इन 2:1। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आपको पता है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। ठीक है, जो साइड की तरफ है वो छोटा है, जो वर्टेक्स की तरफ है वो बड़ा है। ठीक है जी, लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई, कई बार क्या होता है, ये तो मीडियन है, इसके आगे एल्टीट्यूड आएगी, इसके आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, एंगल बाइसेक्टर आएगा, तो उन सब के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। तो कोई पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होता है, कभी कभी ट्रायंगल के बाहर होता है, कभी ट्रायंगल के ऊपर होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहाँ है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहाँ है, ट्रायंगल के ऊपर है बाहर है, राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहाँ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहाँ है, ऐसे पूछता है। तो लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स, तो ये ऑलवेज इनसाइड होता है, ऑलवेज इनसाइड। चाहे धरती की कैसी भी ट्रायंगल बना दो, सेंट्रोइड हमेशा इनसाइड होएगा। तो सर हमें ये रटना पड़ेगा, नहीं, सेंट्रोइड होता क्या है, प्रैक्टिकली सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अगर आपने एक गत्ते की ट्रायंगल बना ली, आप उसको एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस करना चाह रहे हो, तो वो पॉइंट क्या होएगा, वो पॉइंट होएगा सेंटर ऑफ मास।
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गत्ते की ट्रायंगल बना ली और बाहर पेन लगा दिया उसके और वो बैलेंस हो गई, गिर जाएगी वो तो क्या कभी ट्रायंगल के बाहर उसका सेंट्रोइड हो सकता है? भैया ऐसे ट्रायंगल के बाहर पेन लगा के कैसे बैलेंस होगी? वो हमेशा अंदर ही होएगा, ऑलवेज इनसाइड। वो सेंटर ऑफ मास है भैया, वहां पर ऐसे उंगली रख के हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे भाई सुदर्शन चक्कर है, वो सेंटर ऑफ मास पर उंगली रख के ही बैलेंस होएगा, ऐसे थोड़ी हो जाए, है ना? क्लियर है ये बात? ओके जी, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाओ। इस इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मैंने क्या क्या बताया है, और उसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की मीडियन है AD। इसका मतलब D जो है वो मिड पॉइंट है इसका, BC का, ठीक है भाई। O इज द सेंट्रोइड, O जो है वो सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड साइड की तरफ होता है थोड़ा सा, है ना, वर्टेक्स से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। एंड AO इज 10, AO 10 है, तो OD की लंबाई बताओ। तो ये इससे आधा होता है ऊपर वाले से, हमने अभी अभी किया, तो ये 5 होएगा, खत्म बात, ठीक है। भैया थोड़ी देर पहले बताया कि सेंट्रोइड जो है वो 2:1 रेशियो में बांटता है, तो डायरेक्टली उसी के ऊपर बेस इजी क्वेश्चन पूछा मैंने। ये 10 है तो ये 5 है। आगे बढ़ रहा हूँ। Two medians AD and BE of triangle ABC intersect at G at right angles. भैया राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू मीडियंस AD, एक तो मीडियन AD और एक मीडियन BE। ये हो सकता है आपको लग ना रही हो, सर ये राइट एंगल पर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कई बच्चों को ये लगेगा कि सर कर ही नहीं सकती राइट एंगल पर इंटरसेक्ट, तो उन लोगों के लिए, तो जिसको राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कराना है ना, तो ABC, देखो ये मीडियन है और ये भी मीडियन है, मीडियन AD और मीडियन BE। अब तो लग रहा है लगभग राइट एंगल पर है, तो मैं डायग्राम बना दूंगा तो बिल्कुल ही लगेगा, ठीक है। तो AD और BE, हालांकि आपको एग्जाम में राइट एंगल पर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट फील करवा रहा हूँ। ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों मीडियन G पर, ठीक है। और मीडियन जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है? सेंट्रोइड। सर वो तो वो वाला पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, तीसरी मीडियन भी तो यहीं से निकलेगी, तो जहां पर दो इंटरसेक्ट करती हैं वो भी सेंट्रोइड है, तीसरी को वहीं से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो AD मीडियन है, इसलिए इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी BC को, मीन्स BD इज इक्वल टू DC। BE मीडियन है, यानी कि AE इज इक्वल टू EC। ओके जी। AD इज 9, ये पूरी AD 9 है, तो इस 9 को 2:1 रेशियो में बांटना है। तो बांटना आसान पता है कैसे रहता है? उसको 3 से डिवाइड कर दो। 2:1 रेशियो में बांटने का क्या मतलब है? 2 + 1 3 पार्ट करना, तो 3 से भाग कर दो 9 को। 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3। तो छोटे वाले पार्ट को पहले लिख दो, छोटे वाला पार्ट होता है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा जी 3, और इसका डबल हो गया ये 6। ऐसे ही BE की लंबाई है 6, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, तो नीचे वाला पार्ट हो गया 2, और ऊपर वाला पार्ट इस 2 का डबल 4। अब वो क्या पूछ रहा है बताओ? देन द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू, तो ये छोटी सी ट्रायंगल देखो, BGD, ट्रायंगल BGD के अंदर 3 4 5, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। क्यों सर? बिकॉज D तो मिड पॉइंट था, पूरी BC की लंबाई 10 है। ऑप्शन ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करो ये। हेलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन करो फिर।
जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई। द मीडियंस पी एस एंड क्यू टी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स पी क्यू आर। द मीडियंस पी एस एंड क्यू टी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो भले ही ये इंटरसेक्ट ना करे राइट एंगल पर, आप मान लो आपको ऐसे बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे जैसा ही बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इफ द लेंथ ऑफ पी एस एंड क्यू टी। तो पी एस की लेंथ कितनी है भाई? पी एस की लंबाई है 60। तो 2:1 रेशियो में बांट दो इसको। कैसे बांटोगे? 60 को 3 से डिवाइड कर दो, छोटे वाला आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, तो छोटे वाला आ गया 20, बड़े वाला आ गया 40। हो गया 1:2 रेशियो में। 2:1 की बजाय 1:2 में बांटो। 63 लंबाई है इसकी क्यू टी की, तो ये भी 1:2 रेशियो होएगा। तो ठीक है, 3 से डिवाइड करो 21 आ गया। तो ये वाला 21 है, ये 21 का डबल 42 है 42। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू? तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी बताओ? पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। अगर मैं इसको बोल दूं जी, इस पॉइंट को, तो पी जी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उंगलियां तोड़ दूंगा। क्यों लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम? काटो इसको 2 से, 2 से काटोगे तो 20, 2 से काटोगे तो 21। 20, 21, 29 का वो करवाया था कि नहीं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोला था मैंने? पहाड़ों के साथ रोज लिखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, ये जरूरी है। टेबल्स, क्यूब्स, अगर वो नहीं लिखते तो भी, अगर वो आपको याद हो गए, वो आप नहीं लिखते तो ये रोज लिखोगे। लिख रहे हो कि नहीं? पछताओगे अगर ये नहीं लिख रहे तो। 29 दूनी 58। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दिए सारे याद कर लो, उससे बाहर एक भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 20, 21, 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये बताओ, इफ जी बी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रोइड है भाई जी। ये यहां कहीं पर होगा ऐसे। ये 1 है तो ये 2 है, अंदाजे से मैंने बना लिया। ठीक, अब एग्जामिनर बोल रहा है कि ए जी इज इक्वल टू बी सी। ए जी की लंबाई बी सी की लंबाई के बराबर है। तो जी क्या है? जी है सेंट्रोइड। तो मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे आगे। मैंने क्या किया? मैंने इसको बढ़ा दिया। तो आपको पता है सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटता है। तो ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया। और वो बोल रहा है ए जी की लंबाई बी सी के बराबर है, तो बी सी की लंबाई भी 2 हो जाएगी। तो अगर बी सी की लंबाई 2 यूनिट है, तो भैया डी तो मिड पॉइंट है, तो बी डी भी 1 हो जाएगा, डी सी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एंगल बी जी सी बताओ। आधा काम तो मैंने करके दे दिया, अब भी नहीं बताओगे तो मतलब बताओ। हिंट दूं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल बी जी डी। दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए है। इन ट्रायंगल डी जी सी दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी है। इन ट्रायंगल बी जी सी सभी एंगल्स का सम 180 होएगा, यानी कि 2a + 2b 2a + 2b इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें पता चला a + b इज इक्वल टू 90। तो अगर a + b 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, अब अपने एग्जाम में क्या होता है, ये जो सिचुएशन है ये बहुत बार आती है। बहुत बार ये वाली सिचुएशन आती है कि ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो जब भी ये तीनों इक्वल हों तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। आगे से ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये चीज याद रखोगे। क्यों? क्योंकि ये एक रिपीटेटिव सिचुएशन है। रेपिटेटिव सिचुएशन है। सर ऐसा होता क्यों है? एक तो मैंने आपको बता दिया, एक और बता दूं याद रखने के लिए। देखो, ये सिचुएशन उठाई कहाँ से गई है, या कहाँ पर ये सिचुएशन एक और जगह है जहां पर ये पाई जा सकती है। अगर मैं सर्कल का डायमीटर बना दूं,
तो मुझे पता है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कहीं पर भी बनवा लो। मान लो मैंने यहाँ पर बनवा लिया सी पर, और अगर मैं इस ओ और सी को मिला दूं तो मुझे पता है ओ और सी रेडियस है, हाँ जी सर, ओ और बी रेडियस है, हाँ जी सर, ओ और ए रेडियस है, हाँ जी सर, और सर्कल का डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब भी ये तीनों इक्वल हो तो हमेशा 90 डिग्री का बनाए, या फिर अगर ये 90 डिग्री का हो और ये दो इक्वल हो तो ये भी इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, याद रखोगे, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, इफ BE एंड CF आर टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, BE एंड CF ये दो मीडियन है, ठीक है। G इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि सेंट्रोइड अपना G हो गया। सिमिलरली O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ EF एंड AG, तो ये जो EF है और ये जो AG है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है O। तो फाइंड AO इज टू OG, AO इज टू OG ये निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपका थोड़ा सा टाइम भी ले लेगा तो मैं ये चाहता हूं कि आप निकालो, मेरा सॉल्यूशन मत देखो, वो तो देख ही लेना बाद में, मैं तो यही हूं, कहां जा रहा हूं, आप निकालो इसको, मैं धीरे धीरे आपको हिंट देता चलूंगा, ठीक। तो भैया F मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, हाँ जी, मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगा। अगर मैं दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं तो जो लाइन बनी है वो तीसरी साइड के पैरेलल होएगी, हाँ जी सर, और उससे हाफ होएगी। यहां से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर वहां से आपने कुछ शुरू कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। देखो दो लाइनें यहां से जा रही हैं, ये दोनों मीडियन है, तो यहां से अगर तीसरी लाइन जाएगी वो भी मीडियन ही होएगी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो तीसरी मीडियन है वो यहीं से जाएगी, या फिर ऐसे ही बोल सकता हूँ जो यहाँ से जा रही है वो यार मीडियन ही होएगी, वो मीडियन का काम करेगी। पॉइंट डी है जो, ये जो AD है ये मीडियन है, ठीक। देखो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वहां से कर सकते हो कि नहीं, धीरे धीरे मैं करना स्टार्ट करता हूँ फिर देखना। तो देखो भाई, F और E मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो लाइन है ये तीसरी लाइन के पैरेलल होएगी और तीसरी से हाफ होएगी, यानी कि अगर FE की वैल्यू 1 है तो BC की वैल्यू 2 होएगी, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर डमरू फिगर बन रहा है, और डमरू फिगर के अंदर क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल बनती है, डमरू के अंदर अगर ये ऑपोजिट पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर FE हाफ है BC का, FE की वैल्यू 1 है तो BC की वैल्यू 2 है, यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल की सारी चीज़ें डबल हैं ऊपर वाली ट्रायंगल से। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, अगर आप उसके बाद कर दोगे तो भी बढ़िया है। अगर मान लो मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ऐसे, ये इसके पैरेलल है, इन दो केसेस के बारे में बता रहा हूँ, किसी और केस पर मत लगा देना। ये डमरू वाला केस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक मीडियन खींच दूंगा, मान लो AD एक मीडियन है और ये यहाँ पर D तो हम ले चुके हैं भैया, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा AP एक मीडियन है और ये यहाँ पर Q पर काट रही है तो AQ भी मीडियन होएगी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा PQ, इसको R मान लेते हैं, जो कि M/N रेशियो में बांट रही है, तो ये यहाँ पर अगर S पर काटेगी तो इस लाइन को ये M/N रेशियो में ही बांटेगी। मैं ये कह रहा हूँ जब दो ट्रायंगल ऐसे सिमिलर हो तो आपने अगर छोटी वाली की मीडियन बना दी, उसको एक्सटेंड कर दो, वही बड़ी वाली की मीडियन हो जाएगी। आपने छोटे वाली का एंगल बाइसेक्टर बना दिया, उसको बढ़ा दो, वही बड़े वाले का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आपने बड़े वाली का वो बना दिया, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, तो वही छोटे वाली का एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो एक और बात,
यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट जोड़ने के लिए तो नहीं बोला, मैंने बोला सिंपली ये इसके पैरेलल है। हाँ जी सर। अब अगर छोटे वाली ट्रायंगल की साइड और बड़े वाली ट्रायंगल की साइड का रेशियो है AD, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है AB, तो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल की साइड का जो भी रेशियो है वही रेशियो होगा। आप कोई भी लाइन खींच दो, कोई भी, वही रेशियो होगा AQ अपॉन AP का, AS अपॉन AR का। अगर छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ी वाले ट्रायंगल का रेशियो है 2:3, तो आप जो भी लाइन खींचोगे छोटे वाले के हिस्से में 2 आएगी, बड़ी वाले के हिस्से में 3, यानी कि नीचे वाला 1 बन जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, ठीक है। अगर AB:CD का रेशियो है M:N, तो आप कोई भी लाइन खींच दो, यहां पर इसके हिस्से में आएगी M, इसके हिस्से में आएगी N, इनकी लंबाइयों का रेशियो भी M:N होगा। कोई भी तिरछी लाइन खींच दो कैसी भी। अगर आपने यहां से एक लाइन खींच दी बिल्कुल सीधी, जो ऊपर वाले की मीडियन, तो वो नीचे वाले की मीडियन होगी। ऊपर वाले का एंगल बाइसेक्टर है तो नीचे वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है यही बता दूं आपको, देखो उसमें भी मजा आएगा आपको। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं जो इसके पैरेलल हो, अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, देखो ये 3 लाइनें हैं। अगर ये वाली लाइन M:N रेशियो में कट रही है इन तीनों पैरेलल लाइन के द्वारा, तो कोई भी लाइन खींच दो वो M:N रेशियो में ही कटेगी ना। कोई भी लाइन खींच दो M:N रेशियो में ही कटेगी, इक्वल इंटरसेप्ट। यहां से एक इमेजिनरी लाइन खींच दो जो कि पैरेलल है इनके। तो अगर ये वाली लाइन AO:OD रेशियो में कट रही है, तो ये वाली लाइन भी AO:OD, ये भी उसी रेशियो में कटेगी, ये भी उसी रेशियो में, ये भी उसी रेशियो में। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ऊपर वाली जो ट्रायंगल है और नीचे वाली ट्रायंगल है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:2। तो ये जो OG है ये 1 होएगा और ये GD है ये 2 होएगा। अगर ऐसे डमरू वाली फिगर है, इसमें कोई भी लाइन खींच दोगे, इसका और इसका रेशियो अगर 1:2 है तो इसका रेशियो 1:2 होएगा। ऐसे खींच दोगे तो ये अगर 1 है तो ये 2 होएगा। अब इसके आगे आप खुद कर लोगे भाई। सेंट्रोइड के नीचे अगर 2 है तो सेंट्रोइड के ऊपर क्या होएगा, 4। सेंट्रोइड के ऊपर डबल होता है इससे, तो 4 में से 1 गया 3। AO की लंबाई 3 है तो OG की लंबाई 1 है, 3:1। टिपिकल क्वेश्चन था, इससे डरना नहीं है, ठीक है। और आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं वैसे चाहें तो, 312 याद कर लो कि ट्रायंगल के अंदर अगर मैं मिड पॉइंट को मिला दूँ ऐसे मीडियन से और फिर ये खींच दूँ तो इनका क्या रेशियो, 3:1:2। हालांकि याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद कर लो या तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जो अगला कंसेप्ट है एरिया डिवीजन बाय मीडियंस, वो हम अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, ठीक है। रोज़ एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2 बंदे हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 2 बंदे हैं। आप एक दिन में मेहनत करके किसी दूसरे बंदे से बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते। क्या ही कर लोगे एक दिन में, एक दिन इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, मान लो आप चले थे ऐसे और एक बंदा चला है ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंस है डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर चलोगे तो आप दोनों एक ही शहर में होगे। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर चलोगे तो एक ही शहर में होगे। स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर चलोगे तो एक ही शहर में होगे। लेकिन आप ऐसे चलते ही रहे तो 1 साल के बाद आपकी लोकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो रोज जो हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। वो काम जब एक्यूमुलेट होगा 1 साल में, भयंकर रिजल्ट देगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है काम के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट की स्पीड से बढ़ता है काम, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की स्पीड से होती है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करो तो, ठीक है। तो रोज रोज का काम कर लेंगे उतना एनफ है हमारे लिए, ठीक है। पूरे सिलेबस की टेंशन मत लो। अगली वीडियो में मिलता हूँ।